अस्पतालों में काम करने वाले लोग दुनिया का ऐसा रुख देखते हैं जो बज़ाहिर लोगों से छुपा होता है। हर मरीज़ अपने साथ एक अनोखी दास्तान लाता है। हर फर्द की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव इनसे बहुत अजीब फैसले करवाती हैं। अस्पताल में मौत के बाद इंसान की अहमियत भी देखने को मिलती है। इंसानियत का असली चेहरा नज़र आता है। कोई इंसान इस कदर खुश नसीब होता है कि इसकी मौत के बाद इसके अपने इसका दुख के सबब बनती है और इनकी जुदाई की खबर इनके प्यारों पर बेसाख्ता पहाड़ बनकर टूटती है। और मैंने ऐसी मौतें भी देखी हैं जहाँ मुर्दे को उठाकर घर ले जाना भी घर वालों को अजाब लगता है। कोई अपनों के शौक रोए रोए झेल झेल कर सांसें तोड़ता है, तो कोई मोहब्बत से बहाए आंसुओं को देख देख कर मुस्कुरा कर जान देता है। हर इंसान को अपना नसीब है। अस्पताल के माहौल ने मुझे बताया कि एक इंसान के कितने रूप होते हैं और कैसे दुनिया भेस बदल कर जीती है। पैसा कभी मौत को नहीं रोकता और गरीब कभी मौत की वजह नहीं बनती, क्योंकि कभी कभी फाकिज़दा लोग बीमारियों से लड़कर भी ज़िंदा रहते हैं और सेहतमंद अमीर ज़रा सी बीमारी पर मर जाते हैं। मगर मुझे पहली बार अस्पताल में रोनुमा होने वाले एक अजीब वाक़ये ने टिटका दिया। मुझे एक शाम अस्पताल में आने वाले एक बूढ़े ने अच्छा खासा हिला कर रख दिया था। एक ऐसा बूढ़ा जिसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि पोस्टमार्टम के लिए इसे मारा गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, ये सच्चाई कुछ वक्त बाद मुझ पर खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिस्टर सारा, आपको डॉक्टर फुरकान बुला रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया है। वो अस्पताल का एक मसरूफ़ दिन था जब शाम के करीब मुझे एक वार्ड बॉय ने आकर अजीब लहजे में इत्तला दी। मैं इस वार्ड बॉय की मालनी खैर अल्फाज को महसूस किए बगैर जल्दी से अपना काम छोड़कर डॉक्टर साहब के ऑफिस की तरफ भागी। वैसे तो मुझ जैसी आम नर्स के एक सीनियर डॉक्टर के साथ कोई काम नहीं था। मैं हाल ही में इस अस्पताल में एक नाम आम सी नर्स थी। फिर मेरा तजर्बा भी इतना ख़ास नहीं था और उम्र भी छोटी थी। मेरे साथ की दूसरी नर्सें आम से वार्ड में ड्यूटी देती थी, मगर मेरे वालिद की जान पहचान की वजह से सीनियर डॉक्टर फरखान मुझे अपने साथ रखने लगे थे। डॉक्टर साहब अपने पेशे से बहुत ईमानदार इंसान थे। डॉक्टर फुरकान का तजर्बा और रदन देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बिल्कुल नाकारा सी लड़की हूँ। हालांकि मैं भी ज़हीन की और डॉक्टर बनना मेरा बहुत पुराना ख्वाब था, मगर हालात की वजह से मुझे मजबूरन नर्सिंग करना पड़ी। मेरे वालिद इसी अस्पताल में एक बेहतरीन डॉक्टर थे। कुछ साल पहले कार हादसे में इनका इंतकाल हो गया। मैं अपने वालिद की दूसरी बीवी से इकलौती औलाद थी। मेरी सौतेली माँ का पहले ही इंतकाल हो गया था। इसके जवान बच्चे थे। मेरे वालिद की मौत के बाद सौतेले भाइयों ने लड़ झगड़ कर मेरे वालिद का बैंक बैलेंस आपस में बांट लिया और मुझे और मेरी माँ को चंद हज़ार देकर तनख्वाह दिया। हालत मजबूरी में मुझे नर्सिंग का कोर्स करके इस अस्पताल में आना पड़ा जहाँ मेरे वालिद की जान पहचान थी। एक प्राइवेट और बहुत महंगा अस्पताल था। मेरे वालिद की एक दोस्त ने मुझे नौकरी दी और एक ज़हीन जवान डॉक्टर के हवाले कर दिया। बोले ये यहाँ के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, इनसे सीखोगी तो कुछ अरसे में डॉक्टर के बराबर आ जाओगी। मैं जानती थी ये तो बस एक दिलासा था, मगर इनकी बात इस हद तक तो ठीक थी कि डॉक्टर फुरकान निहायत ज़हीन और काबिल डॉक्टर थे। इनके चेहरे पर हमेशा एक वक़ार और संजीदगी छाई रहती थी। शुरू में डॉक्टर साहब ने मुझे एक ही बार समझाया कि इन्हें सुस्त और नालायक लोग हरगिज़ पसंद नहीं। कहने लगे कि तुम ऐसा काम करोगी तो फारिग कर दूंगा। वो सख्ती से बोले थे। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना था, इसीलिए इस रोज़ के बाद मैंने हमेशा दिन लगा कर काम किया और कभी डॉक्टर साहब को शिकायत को मौका नहीं दिया। मैं भी बहुत मेहनती लड़की थी, इसीलिए शौक़ से तजुर्बा हासिल करने लगी। मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो वो मुझे लेकर इसी कमरे की तरफ बढ़े जहाँ मरीज़ पड़ा था। मैं इस कमरे के सामने पहुंची तो बेसाख्ता ठिठक कर रुक गई। वहाँ बाहर तकरीबन 30 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बैठी बुरी तरह रो रही थी। मेरी ठिठकने की वजह इस लड़की का हुलिया था। वो बहुत बारीक और उनका लिबास में मौजूद थी। इस लिबास में इसकी बेपर्दगी हो रही थी, मगर शायद इसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। इसके हसीन चेहरे पर सोगवारी छाई हुई थी। हमारे साथ मौजूद दूसरे डॉक्टर्स ने बताया कि वो मरीज़ लड़की मर्द के साथ आई है और कब से रोती जा रही है, चुप नहीं हो रही। मुझे अफसोस तो हुआ, मगर हैरत भी हो रही थी कि वो लड़की कैसे हुलिये में अस्पताल आकर बैठ गई। परेशानी अपनी जगह, मगर इसे अपने लिबास बदलना चाहिए था। ये बात मैं इससे कह नहीं सकती थी। मैं ये सोचते हुए डॉक्टर के पीछे कदम बढ़ाने लगी। हम कमरे में दाखिल हुए तो दोनों डॉक्टर मुझसे 2 कदम आगे होकर इस मरीज़ की तरफ बढ़े थे। इस मरीज़ को देखकर डॉक्टर साहब एक लम्हे के लिए ठिठक से गए। मेरी तवज्जो की डॉक्टर की जानिब थी। मैं इनके चेहरे के एकदम बदलते तासुरात पर चौंक गई। मैंने नज़रें घुमाकर इस मरीज़ की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और जो झिझक के मारे मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया। दूसरा डॉक्टर भी बौखला गया और मुझसे कहने लगा, सिस्टर सारा आप कुछ देर के लिए बाहर जाएं, ज़रूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे। मैं शर्मिंदगी से सर हिलाकर इस कमरे से बिल्कुल बाहर आ गई। मुझे तब वार्ड बॉय की बात समझ आई। मरीज़ वाकई बहुत बुरी हालत में था। इस मरीज़ का बिल्कुल बनोना वजूद साफ साफ जाहिर कर रहा था वो किस हालत में अचानक बीमार होकर अस्पताल पहुंचा था। कमरे के बाहर
बैठी वो लड़की भी नीम हुरिया लिबास में थी, जिसमें इसका साफ शिफाफ खूबसूरत रापा वाज़ेह हो रहा था। इन दोनों का हुलिया मंजर मुझे शदीद खफ़त में मुब्तला कर गया। ना जाने इस मर्द को अचानक क्या हो गया था कि वो इस हालत में वहाँ पर लाया गया था। मैं मौका पाकर इस लड़की के पास गई, इसे आहिस्ता से तसल्ली देते हुए। तो जैसे उससे पूछा वो मरीज़ कौन है और इसे क्या हुआ था, वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर इसने बताया कि वो मेरे होश उड़ा गया। मैं अक्का बक्का से इसे देख रही थी। वो कहने लगी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। मुझे लगा वो बुढ़े की जवान हसीन बीवी होगी, मगर वो तो निहायत बेबाकी से बता रही थी कि इसका इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था और वो इस ताल्लुक़ को मोहब्बत का नाम दे रही थी। मैं बेयकीनी से इसे देखने लगी। हमारे मुल्क में बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि शादी ब्याह से पहले बाकायदा मोहब्बत का ताल्लुक़ बनाया जाता है। वो लड़की कहने लगी हम दोनों साथ थे जब अचानक इस मर्द को न जाने क्या हुआ कि वो बिल्कुल बेजान हो गया। वो कोशिश करती रही मगर वो हरकत नहीं कर पाया। इसने जगाने की भरपूर कोशिश की। मर्द को कोई ऐसी बीमारी भी न थी कि वो कुछ समझ सकती या दवा देती। परेशानी में वो फ़ौरन इसे अस्पताल पहुंचा चुकी थी। वो डर रही थी। मुझे तब मालूम हुआ कि वो मर्द गुनाह की हालत में इस जगह पहुंचा था। मैं नहीं जानती थी इसे क्या हुआ था, क्योंकि मायने से पहले ही मर्द की नाजेबा हुलिये की वजह से मुझे कमरे से निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर अहमद ने मुझे बुलाया तो मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर डॉक्टर ने मुझे इत्तला दी। वो मुझे हिला कर रख गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इस मर्द की मौत वाक़ई हो चुकी है। मैंने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर इस लड़की को देखा। वो भी घबराहट ज़दा और सवालिया चेहरों से हमारी तरफ देख रही थी। मैं परेशान हुई कि इसे कैसे इत्तला दी जाए। मैं अभी इतनी तजर्बाकार और मजबूत नहीं हुई थी कि बहादुरी से मरीज़ के मौत की खबर इसके लवाहिकीन को देती। मुझे इस लड़की का रोना पहले ही परेशान कर गया था। डॉक्टर अहमद भी आगे नहीं बढ़े। इनका अंदाज़ उलझा हुआ सा था, जैसे वो तजब्जुब का शिकार हों। हमारी मुश्किल डॉक्टर फुरकान ने दूर कर दी। वो बाहर आए तो इन्होंने अपने मखसूस संजीदा लहजे में इस लड़की को बताया। बोले इस मर्द की 2 घंटे पहले मौत वाक़ई हो चुकी है। इसे मुर्दा हालत में ही अस्पताल लाया गया था। वो लड़की इस इत्तला पर फिर आग बगोला हो गई। हमारे मुंह देखने लगी, जैसे यकीन न कर पा रही हूँ। मैंने महसूस किया था डॉक्टर अहमद इस दौरान मुसलसल नज़रें चुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे थे। अचानक वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और बोली ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक था। इसे ज़रूर किसी ने मारने की कोशिश की है। लड़की को वो मौत तब भी नहीं लग रही थी। वो बोली अचानक किसी की मौत कैसे हो सकती है, वो भी इस हालत में जब वो अपनी महबूब तरीन हस्ती के बिल्कुल करीब हो। वो और भी जाने क्या क्या शक जाहिर कर रही थी। कहने लगी दुश्मनों ने इसे मारा होगा और ना वो बीमार नहीं था। डॉक्टर अहमद ने बताया कि इस मर्द का अचानक दिल बंद होने की वजह से इंतकाल हुआ है। मैं इस बात पर खिटक गई, क्योंकि पहले दोनों डॉक्टरों ने मौत की कोई ऐसी वजह बयान नहीं की थी। वो लड़की गमज़दा से सर पकड़ कर रोने लगी। बोली अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, इसे किसी चीज़ की कमी ना थी, फिर क्यों दिल बंद हुआ, जबकि इसे दिल का मरीज़ भी लाहक नहीं था। मैं घर आ गई। मुझे भी लग रहा था कि यकीनन इस मर्द को कोई जहर वगैरह दिया गया होगा। मैंने अभी तक कमरे में जाकर इस बूढ़े को नहीं देखा था। मैं इन दोनों डॉक्टर्स की बात पर यकीन कर चुकी थी कि वाकई वो बूढ़ा मर गया होगा। मैं तब अंदर की बात जान ही नहीं पाई थी। वो लड़की रो रही थी, बार बार सवाल कर रही थी। डॉक्टर अहमद उलझे हुए से आधे अधूरे जवाब देने लगे। कहीं से नहीं लग रहा था वो एक पेशेवर और काबिल डॉक्टर हैं, जबकि मेरे सीनियर डॉक्टर फुरकान बिल्कुल खामोश खड़े थे। शायद यही बात इस लड़की को शक में मुब्तला कर गई थी। अचानक इस लड़की ने मुतालबा किया। वो हम तीनों को चौंका गया। वो कह रही थी इस बूढ़े का पोस्टमार्टम करवाना है। मैं हैरान हुई कि इस लड़की का इस बूढ़े से कोई शरई रिश्ता भी न था। वो किस हक़ से पोस्टमार्टम की बात कर रही थी। मैंने इससे ये बात समझाने की कोशिश की तो वो तड़प उठी। बोली रिश्ता क्यों नहीं है, हम एक साथ रहे हैं, हमारी शादी होने वाली थी। वो अपनी बात पर बज़िद थी। इसे पूरा यकीन था कि इसके होने वाले शोहर को इसकी पहली बीवी ने मारने की कोशिश की है ताकि वो दूसरी शादी न करे। डॉक्टर फुरकान ने अचानक कहा ठीक है, हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। इन्होंने पोस्टमार्टम की तैयारी करने का कहा और लड़की से चंद ज़रूरी कागजात पर दस्तखत करवा लिए। मैं घबराहट का शिकार होने लगी। जब से मैं इस अस्पताल में आई थी ये पहला पोस्टमार्टम था जिसमें मैं हिस्सा ले रही थी, इसीलिए मैं कुछ डरी हुई थी। किसी मुर्दा इंसान को काटना आसान काम नहीं होता। मुझे डॉक्टर फुरकान के तासुरात फिर हिटका रहे थे। इनके चेहरे पर इस वक्त अजीब से तासुरात थे। आंखें गुस्से से भरी थी। मैं समझ नहीं पाई कि डॉक्टर के चेहरे पर ऐसे तासुरात क्यों हैं, क्योंकि मैंने हमेशा हर हाल में डॉक्टर साहब को एक जैसे तासुरात के साथ देखा था। ना वो ज़्यादा जज्बाती होते, ना ही कभी परेशान।
اگر کسی مریض کی موت ہو جاتی تو ڈاکٹر صاف سادہ الفاظ میں موت کی خبر دے کر ایک طرف ہو جاتے، مگر پہلی بار اس روز ڈاکٹر کے چہرے پر غصہ نظر آیا تھا۔ وہ اسپتال کا اصول بھی توڑ رہی تھی۔ میں ان کی شاگرد تھی، عام سی نرس، اسی لیے مجھے خاموش رہنا تھا، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکے اس مرد کے ابھی بیوی نہیں بنی تھی، وہ صرف معشوقہ تھی، اور لواحقین کی مرضی کے بغیر کبھی پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا۔ میں یہ اصول جانتی تھی، وہ اتنے قابل ڈاکٹر نہ جانے کیوں اس لڑکی کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کے لیے تیار ہو گئے۔ میں اتنی نادان نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ پاتی۔ اندر ہی اندر وہ دونوں ایک ڈاکٹر کچھ چھپا رہے تھے۔ جس بوڑھے کے گھر والوں کے لیے افسوس ہو رہا تھا، جو اس کی موت کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے، اور یہاں پوسٹ مارٹم کی تیاری کی جا چکی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، روح کا نڈھال ہو گئی تھی۔ میں اسے صبر کرنے کا کہا تو عجیب سے لہجے میں بولی، مجھے اس بوڑھے کی موت کا غم نہیں، میں تو اپنی بربادی پر رو رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اور لہجے مجھے چٹکا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے بال رگڑ کر بڑبڑاتے ہوئے بولی کہ اس بوڑھے کی دولت اور گھر والوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھ کر میں نے اپنی عزت اور اپنا آپ اس بوڑھے کو سونپ دیا تھا، مگر مجھے کیا ملا؟ بوڑھا مرتے دم تک مجھے استعمال کرتا رہا اور خاموشی سے مر گیا۔ میں ساکت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمسخر سے اپنا بے باک حلیہ مجھے دکھاتے ہوئے بولی، میں امیر یا ماڈرن لڑکی نہیں ہوں، میں تو مجبور تھی کہ اپنے امیر باز کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس کر اپنی اصلیت بھول گئی تھی۔ بولی، اس بوڑھے نے مجھے لالچ دیا کہ شادی کے بعد ایک گھر اور 2 کروڑ میرے نام کرے گا۔ میں بھی مان گئی۔ اپنا حسن اور جوانی اس پر ضائع کر دی۔ غربت اور پریشانی نے مجھے کمائی پر لگا دیا۔ اس وقت شادی نہیں کر سکی اور شادی کی عمر نکل گئی۔ سوچا بوڑھے کے ساتھ زندگی بسا لوں گی، اس بہانے میری گھر والوں کی زندگی سمجھ جائے گی، مگر پچھلے 1 سال سے ہی بوڑھا مجھے محبت پر ٹرکھاتا رہا۔ میرے ساتھ زبردستی ناجائز تعلق بنایا، مجھے ہر بار ہزاروں روپے دے کر بہلاتا اور یقین دلاتا کہ اپنے گھر والوں کو منا کر مجھ سے شادی کرے گا، مگر اس کے گھر والے کبھی نہیں مانے اور میں خواہ عزت گوا بیٹھی۔ ملا کچھ بھی نہیں، نہ ہی عزت، نہ گزرے ہوئے وقت کو واپس لا سکتی ہوں۔ میں نہ اپنے گھر کی رہی اور نہ کہیں اور جانے کے قابل۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اس پر افسوس کرتے وہاں سے اٹھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے کمرے میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر مجھے ٹھٹکا گیا۔ میں تیزی سے اس مرد کے قریب جا کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اس مردے کا جائزہ لیتے ہوئے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اونچا، لمبا، توانا مرد تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا اس کی عمر زیادہ ہے، مگر اس کی صحت بہت اچھی ہے، اور وہ ابھی تک اسی حالت میں نیم برہنہ پڑا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ دونوں ڈاکٹر اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھا مرا نہیں بلکہ زندہ تھا۔ میں حواس باختہ سی بھاگی اور ڈاکٹر فرقان سے سوال کیا کہ وہ مردہ ابھی مرا نہیں ہے، پھر اس لڑکی سے کیوں جھوٹ بولا گیا؟ ابھی میں اس کے جسم میں زندگی باقی ہے۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کے بجائے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو یقیناً بوڑھا مر جاتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ معالجگی میرے سوالات پر ڈاکٹر احمد نے پھرتی سے مجھے وہاں سے ہٹایا اور ایک طرف لے جا کر سنجیدگی سے بولے، سسٹر سارا، آپ ان باتوں میں دخل مت دیں۔ آپ تو نادان اور ناسمجھ ہیں۔ کہنے لگے، ہم پاگل نہیں ہیں، سب جانتے ہیں اس بوڑھے کی حالت کا ہمیں اندازہ ہے۔ ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ وہ مریض مر چکا ہے تو اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سچ ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بحث کرتی۔ میری نوکری کا سوال تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ ہم پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچے تو میں اس بڈھے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ باہر وہ لڑکی رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے بوڑھے کی جس پہلی بیوی اور بچوں کا ذکر کیا، ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں افسوس سے اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا مرد اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر پڑا تھا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ وینٹیلیٹر پر رکھنے والے بھی وہی ڈاکٹر تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ بوڑھا زندہ ہے، جبکہ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر فرقان نے باہر جا کر صاف جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کسی بھی مرے ہوئے انسان کو وینٹیلیٹر پر نہیں رکھا جاتا۔ وہ ڈاکٹر کیا کرنے والے تھے؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نہایت عجیب نظروں سے بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جس حالت میں اس بوڑھے کو لایا گیا تھا، اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان اس سے نفرت کر رہے تھے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساسات کو درمیان میں لائے اور نفرت یا غصے میں مریض کو مار دیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ برا گناہ کرتے ہوئے اس حالت کو پہنچا تھا۔ وہ زندہ تھا اور شاید اس کا علاج کر کے اسے زندگی کی طرف لایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر جو حرکت کر رہے تھے، اسے قتل کہا جا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میرا وجود خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ بھی ڈاکٹر فرقان نے اس بوڑھے کو وینٹیلیٹر سے ہٹانا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک اس مردے کے جسم کے ایک حصے میں ہلکی سی حرکت ہوئی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی کہ وہ مردہ بھی زندہ ہے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ میرے چیخنے پر ڈاکٹر فرقان نے مجھے سختی سے چپ کروا کر جو چیز دکھائی وہ میری زبان کو گنگ کر گئی۔ میں گمسم سے اس بوڑھے مرد کو دیکھنے لگی۔ پوسٹ مارٹم سے زیادہ ان عجیب حالات نے مجھے اعصابی طور پر پوری طرح دھکا دیا تھا۔
मैं फितरतन कमज़ोर और हसास लड़की थी। डॉक्टर्स की हरकत ने मुझे उठा कर रख दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि बुरा अपने होशो हवास में चाहे जितना भी कबीरा गुनाह करे, मगर इसे जानबूझकर मारना सरासर गलत था। मैं घर जाकर भी बेचैन रही और इस बात को सोचती रही। मुझे इस लड़की की हालत याद आने लगी जब पोस्टमार्टम के बाद इस बूढ़े की कई जगहों से फटी हुई लाश को इसके हवाले किया गया तो डॉक्टर फुरकान ने रिपोर्ट दिखाई, जिसके मुताबिक बूढ़े की मौत में कोई शक नहीं था। इसकी मौत तबई थी, ना इसका दिल बंद हुआ था, ना ही इनसे कोई जहर दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद वो लड़की बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। मैंने जब डॉक्टर अहमद से दरख्वास्त की कि बूढ़े की लाश इसके घर वालों को देनी चाहिए, लड़की का इससे कोई रिश्ता नहीं, इसका कफन दफन करे, इसकी औलाद और बीवी का इस बूढ़े की मैयत पर ज़्यादा हक है, मगर डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई जो मुझे बिल्कुल गंग कर गई। वो अफसोस से बोले, इस बूढ़े के घर वालों को इतला दी जा चुकी थी, मगर इन्होंने ऐसे बदकार मर्द की लाश को भी अपने घर ले जाने और इसका कफन दफन करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब कहने लगे, इस बूढ़े की बीवी और बच्चे शरीफ और गैरतमंद लोग हैं। इनके लिए यही बात किसी तमाचे से कम न थी कि वो बूढ़ा गुनाह करते हुए मरा था। मेरे लिए ये गुस्सा कोई नया नहीं था। जवान औलादें कभी कभी अपने वालिद की दूसरी शादी को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर सकती और गुस्से का शिकार होने लगती हैं। मेरे सौतेले भाइयों का भी ऐसा ही रवैया था। अपने बचपन से ही मैंने अपने सौतेले भाइयों की नफ़रत और बेरुखी झेली थी। मेरे भाइयों ने ना कभी मेरी माँ को कबूल किया, ना ही वो मुझे बर्दाश्त कर सकते थे। मेरे वालिद से भी वो नाराज़ और दूर दूर रहते थे, यहाँ तक कि इनकी वफ़ात के बाद इन्होंने अपनी नफ़रत का खुल्ला इजहार मेरे वालिद की जायदाद से मुझे हिस्सा ना देकर किया था। गुस्से में ही सही, मगर वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर चुके थे, जिस पर मेरे मामू और ख़ानदान वालों ने हमें कई बार मशवरा दिया कि अगर मेरे सौतेले भाइयों पर केस किया जाए तो जायदाद में से मुझे हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि मैं कानूनी और शरई तौर पर अपने वालिद की जायदाद में हकदार थी। मगर मेरी माँ और मैं सब बिल्कुल नहीं चाहते थे। अपने बाप की ज़िंदगी में शहजादियों की तरह रहने वाली लड़की आज एक काम से नर्स बनी है, अस्पताल के धक्के खा रही थी। मेरे लिए ये बात अजियत से कम नहीं थी, मगर इस नफरत और गुस्से के बावजूद मेरे वालिद की मौत पर मेरे सौतेले भाई पेश रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने वालिद की दूसरी शादी पर कोई औलाद इतना गुस्सा भी कर सकती है कि इसकी मौत के बाद इसके कफन दफन से ही इनकार कर दे। मेरी नज़रों में डॉक्टर फुरकान का बहुत ऊंचा मकाम था, मगर इस रोज़ डॉक्टर फुरकान की हरकत ने भी मुझे उलझा कर रख दिया था। मैं कई रोज़ तक इस बात को सोचती रही थी कि इस बूढ़े को जानकर क्यों मारा गया था, मगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं नहीं जानती थी कि इसकी वजह मेरी कमइल्मी थी, वरना मैं सब जान लेती। वेंटिलेटर से हटाते हुए इस बूढ़े की एक टांग में थोड़ी सी हरकत हुई थी, जिसने मुझे चौंका दिया था। वो हरकत बहुत वाज़ेह थी, मगर सिर्फ मेरी नज़र में आई थी। डॉक्टर अहमद और डॉक्टर फुरकान मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, मुझे वहम हो रहा है। तब डॉक्टर फुरकान ने मुझे जो दिखाया था वो मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर गया। इस बूढ़े की धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जबकि सांसें चल रही थी। ये सब मेरे होश उड़ा रहा था। अस्पताल में कुछ रोज़ तक तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकी, क्योंकि डॉक्टर अहमद बहुत मसरूफ़ रहने लगे थे। और डॉक्टर फुरकान का कई रोज़ तक मिजाज पूरी तरह ख़राब रहा था। मैंने मेडिकल की किताबें छान मारी, तब जाकर मुझे बूढ़े की इस हालत की वजह समझ आई। तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मुझे पर इंकशाफ हुआ कि इस बूढ़े की ब्रेन डेथ हो गई थी। इसका दिमाग बिल्कुल नकारा और बंद हो चुका था। इस वजह से दिमाग से जुड़ा सारा निज़ाम बंद हो गया था। ब्रेन डेथ को मौत कहा जाता है, क्योंकि इंसान मसनूई मशीनों से जुड़ा होता है। इसके ज़िंदा होने की कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि इसका बाकी जिस्म मुर्दा हो चुका होता है, इसका दिल बंद हो चुका होता है। किसी भी ब्रेन डेथ वाले इंसान के जिस्म में हरकत नहीं होती, मगर इस बूढ़े की टांग में वाज़ा हरकत हुई थी। जब मैंने ये बात अपने वालिद के दोस्तों और माहिर डॉक्टर से पूछी तो इन्होंने बताया कि ब्रेन डेथ की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग दिल की वजह से मरते हैं, कुछ लोगों को दिमाग का कैंसर होता है। शदीद तकलीफ में ब्रेन डेथ वाला इंसान भी कभी कभी थोड़ी सी हरकत कर देता है। इस बूढ़े का अंजाम सोचना तो मेरे बस की बात नहीं थी। जो हालत गुनाह में मरा था, इसका भला क्या अंजाम होने वाला था। मैं सब के बावजूद उलझ कर रह गई थी। हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत से मरीज़ आते थे जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती थी। अपने प्यारों को मनोमट के तले दबाते अजीज़ा क़रीब और औलाद के लिए बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में कुछ लोग वेंटिलेटर्स पर मसनूई सांसें देकर इन्हें तब तक ज़िंदा रखते जब तक अल्लाह की तरफ से वो सांसें भी ख़त्म ना हो जाएं। डॉक्टर फुरकान ने इस मामले में बिल्कुल सोचना गवारा ही नहीं किया और पोस्टमार्टम की हामी भर ली। इस बूढ़े की बाकी सांसों को खुद ख़त्म करके इसे मार दिया और इसका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार की थी।
डॉक्टर फुरकान जैसे पेशेवर काबिल डॉक्टर का वो रवैया मेरे दिमाग में खूब सा गया था। इसकी असल वजह इस वाक़ये के 5 माह बाद मुझ पर खुली, पर मैं इस सच पर हैरान रह गई। इस वाक़ये के 5 माह बाद अचानक हमें डॉक्टर फुरकान की शादी का कार्ड मिला। अस्पताल में डॉक्टर साहब के साथ काम करने वाले तमाम करीबी दोस्तों को ये दावत दी गई थी। हम हैरान हुए क्योंकि ये शादी बिल्कुल अचानक हो रही थी। डॉक्टर साहब को इनकार करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए हम मतलूबा तारीख पर मिलकर डॉक्टर साहब की बताई गई जगह पर पहुँचे। मैं वहाँ जाकर पहुँची तो हैरान रह गई। डॉक्टर साहब जैसे अमीर कबीर कामयाब डॉक्टर का वलीमा किसी महंगे हॉल के बजाय घर के लॉन में किया जा रहा था। डॉक्टर साहब की वालदा नहायत खूबसूरत और मेहमान नवाज औरत थी। खाना खाते हुए मेरे लिबास पर गलती से खाना गिर गया। मैं परेशान होने लगी कि अब क्या करूं। तब डॉक्टर साहब की वालदा ने मुझे घर के अंदर किसी बाथरूम में जाकर लिबास साफ करने का कहा। मैं सर हिलाकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। कमरे की तलाश करते हुए मेरी नज़रें दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी तो एक छोटी सी तस्वीर देखकर मैं चौंक गई। इस तस्वीर में डॉक्टर साहब का पूरा घराना मौजूद था। वालिद की जगह इसी बूढ़े मर्द को देखकर मैं साकत रह गई, जो बूढ़ा बदकारी की हालत में मरने पर हमारे अस्पताल लाया गया था। मैं फटी फटी आंखों से इस तस्वीर को देखे जा रही थी। मुझ पर इस रोज़ डॉक्टर फुरकान के इस अजीब रवैये का राज खुला। अपने सगे बाप का एक जवान लड़की के साथ ऐसी हालत में अस्पताल आने पर इन्हें कैसा लगा होगा। डॉक्टर साहब का गुस्सा मुझे तब समझ आया। डॉक्टर अहमद तो डॉक्टर साहब के बेहतरीन दोस्त थे, यकीनन वो भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे। इसी वक्त वहाँ डॉक्टर साहब पहुंच गए। मुझे तस्वीर के पास देखकर एक लम्हे के लिए वो शर्मिंदा हुए, फिर बोले, सारा, आपको इस रोज़ मेरी हरकत बुरी लगी थी कि मैं एक इंसान को मार रहा हूँ, मगर मेरा पहले ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने अपने बाप को वेंटिलेटर पर रखा। मैं इस लड़की को झूठ बोलकर भगाना चाहता था, मगर जब इस लड़की ने पोस्टमार्टम का कहा तो मैं इसके हक़ में बोलने पर गुस्से में आ गया। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया तो वो बोली, तुम्हारा बाप मर ही चुका है, तो इसे मसनूई सहारों से ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं। हमारा बाप सारी उम्र हमारे लिए दाग बन कर रहा था। वो अय्याश था जो जवान गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर इनका शिकार करता था। ऐसे बाप को मैंने अपने हाथों से मारकर अपना दाग मिटाया है। आज हमें कोई खौफ नहीं कि हमारा बाप लोगों के सामने आकर अपनी असलियत न दिखा दे। डॉक्टर साहब ये कहकर वहाँ से चले गए और मैं इस बदनसीब बूढ़े के बारे में सोचने लगी जो दुनिया का होकर भी अपनी औलाद की मोहब्बत न जीत सका। यहाँ तक कि इसे तौबा की मोहलत भी नहीं मिली। अल्लाह ने इसे बदकारी की हालत में ही मौत दे दी। अल्लाह हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे और तौबा की तौफीक अता करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो जाने से पहले लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।